नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों किसी कारणवश कल का हम सीटेट सेकंड पेपर एनालिसिस वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, उसको आज अपलोड कर रहे हैं। अतः आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों हम एक क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन भी बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर भी बताएंगे, अतः आप इस वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। देखते हैं दोस्तों जो सेकेंड पेपर था, ठीक है, वो मॉडरेट टाइप का था, यानी ना तो ज़्यादा इजी कह सकते हो आप, ना ही ज़्यादा टफ। ठीक। और सीडीपी सेक्शन में डेली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आपके कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसके बाद वाइगोस्की से क्वेश्चन आया था, और आपका जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था। यही सारे क्वेश्चन डेली आते हैं। ओके, तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, यही डेली क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया है। एसएसटी के प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। दोस्तों एसएसटी में पूछा गया था, एसएसटी क्वेश्चन कथन कारण ज़्यादा थे इसमें। और इसमें जो क्वेश्चन पहला पूछा गया था, जो हमें बच्चे ने बताया, वो मानचित्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम इसको डिटेल में लिख लिए हैं ताकि आपको मानचित्र के बारे में अच्छे से समझा दें। हो सकता है नेक्स्ट चरण में इससे क्वेश्चन पूछा जाए। मानचित्र में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो बड़ी मापनी होती है, यानी बड़े स्केल पर कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से मानचित्र आते हैं, इस क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने इसीलिए आपको इसको डिटेल लिख रखा है ताकि आप भूलो ना। दोस्तों मानचित्र का वर्गीकरण दो टाइप से किया जाता है। एक होता है मापनी के आधार पर, एक होता है उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर, उसको आगे बताएंगे। तो मापनी के आधार पर दो प्रकार का मानचित्र होता है, एक बड़ी मापनी, एक छोटी मापनी। और जो आपकी बड़ी मापनी दोस्तों, इसमें दो आपके मानचित्र आते हैं, हम आपको बता देते हैं। एक आता है आपका भू संपत्ति मानचित्र, एक आता है स्थल आकृति मानचित्र। और छोटी मापनी में भी दो मानचित्र आते हैं, एक दीवारी मानचित्र यानी वॉल मैप कहते हैं इसको, और एक होता है आपका एटलस मानचित्र। ठीक है, अब इसके पश्चात दोस्तों जो आपका भू मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें ग्राम, नगर, सार्वजनिक संपत्ति, इनका डिटेल, ठीक है ना, विवरण इसमें होता है इस मानचित्र में। इसको दोस्तों 1 सेंटीमीटर के बराबर इस मानचित्र में आप कह सकते हो 40 मीटर और 20 मीटर के बराबर होता है। 1 इंच दोस्तों जो होता है इसमें, ये 55 या 110 गज के बराबर होता है। जो स्थल आकृति मानचित्र होता है, ये स्थल से संबंधित होगी, आपको पता ही है। इसमें पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, मैदान आएंगे, प्रवाह आएंगे, नदियाँ, वनस्पति आएगा, परिवहन आएंगे, और ग्राम नगर का मतलब जो है उल्लेख होगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, 1 इंच के बराबर, ठीक है, 2 मील या 4 मील होता है। ये आप याद, दुगना होता है आपको पता ही है। एक या तो मतलब जो है 2 मील होगा या तो फिर 4 मील होगा। इसमें जैसे 55 हो गया तो 110 होगा, जैसे 20 होगा या तो फिर 40 होगा। ठीक है, सेम इसी तरह। और दीवारी मानचित्र जो आपके छोटी मापनी होती है दोस्तों, देखिए बड़ी मापनी से संबंधित होते हैं ये दोनों, तो आप याद रखेंगे कि बड़ी मापनी में भू संपत्ति मानचित्र आता है और स्थल आकृति मानचित्र आता है। जो आपका छोटी मापनी होती है दोस्तों, उसमें आपका दीवारी मानचित्र यानी जो वॉल मैप होता है ना, वॉल मैप वो आता है, और एटलस। इसमें जलवायु आती है दोस्तों वॉल वाले में, और वन आएंगे, वनों के प्रकार आएंगे, जनसंख्या संबंधी विवरण होगा, खनिज से संबंधित होगा, ठीक है। और इसके पश्चात फसलों के प्रकार होंगे, फसल से संबंधित विवरण होगा। और इसमें 1 सेंटीमीटर दोस्तों 5 किलोमीटर के बराबर होता है। एटलस मानचित्र की अगर बात करें हम, तो इसमें संपूर्ण विश्व का, ठीक है ना, विवरण होता है, जैसे महाद्वीप होंगे और भी सारी जानकारी इसमें होती है। ओके दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा एक बार। अब हमने मतलब शॉर्ट मटेरियल लिख रखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, कोई नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एनालिसिस वीडियो है। ओके दोस्तों, उद्देश्य एवं विषय वस्तु के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है मानचित्र का, वो आपका प्राकृतिक एक होता है, दो आधार पर दो मतलब प्रकार होंगे इसके, एक प्राकृतिक एवं भौतिक हो गया, और एक हो गया आपका मानवीय एवं सांस्कृतिक। जो प्राकृतिक एवं भौतिक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको बता दें। इसमें दोस्तों आपका खगोलीय चीज़ें आएंगी, खगोलीय जैसे कब ग्रह हो गए, ठीक है। भू वैज्ञानिक चीज़ें आएंगी, भूकंपी चीज़ें, भूकंपी मानचित्र होगा, उच्च पठार पर्वत, ये हो गए आपके। जलवायु मौसम होंगे दोस्तों, और अफवाह नदियाँ होंगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
मृदा होगी, इसी के अंतर्गत मृदा होगी, वनस्पति होगी। अब इसके पश्चात दोस्तों आपका जो मानवीय संस्कृति मानचित्र होता है, इसमें दोस्तों आपका सांस्कृतिक चीज़ें आएंगी, सांस्कृतिक विशेषताओं संबंधित चीज़ें आएंगी, और जनसंख्या आएगी, आर्थिक चीज़ें आएंगी, आर्थिक मानचित्र होगा, राजनीतिक मानचित्र होगा। राजनीतिक का मतलब जिसमें देश देश की राजधानियाँ हों, राज्य की राजधानियाँ हों, और ऐतिहासिक मानचित्र आएगा। राजाओं का विवरण इसमें ही दिया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो कल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएसटी में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बच्चे ने हमें बताया कि राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और कार्यपालिका और व्यवस्था के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो आपका तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ठीक है, नौसेना, जो आपकी जल सेना होती है, और इसके बाद थल सेना, वायुसेना। ठीक है, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा गया था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा, इनसे संबंध पूछा गया था, क्या संबंध इनके बीच। दोस्तों हमने लिख रखा है आपको ताकि आप कन्फ्यूजन न हो, डिटेल कर दें आपके सामने। सरकार 3 प्रकार की होती है, एक व्यवस्थापिका जिसे संसद भी कहा जाता है, एक कार्यपालिका दोस्तों जिसे मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, और लास्ट में आपका न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है जो भी कानून, ठीक है, मानता नहीं है उसको दंडित करना, यानी उसको न्याय दिलाना। यानी कानूनों से जो मतलब जो व्यक्ति है कानून को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। अब व्यवस्थापिका में दोस्तों जो होती है संसद, इसे कहा जाता है, आपको पता है, ये आपके अनुच्छेद 79 से संबंधित है। संसद किससे? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के मिल करके आपकी संसद बनेगी। आपको ये तथ्य याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी संसद दोस्तों 3 मतलब जो है इसके सदन कह सकती हो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, इस प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका, और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है इसके सदस्यों का। ठीक है, ये लोकसभा 5 साल के लिए होते हैं सदस्य इसके, और राज्यसभा के आपके 6 साल के लिए स्थायी सदन होता है ये, और प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों 1/3 सदस्य, ठीक है ना, सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात लोकसभा दोस्तों जो आपकी एज होती है ये 25 वर्ष होती है, राज्यसभा में एज 30 वर्ष होती है, राष्ट्रपति की एज मैक्सिमम 35 वर्ष होती है चुनाव की। ये तथ्य आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। आपको पता है कि जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति, ठीक है, उत्तरदायी होती है। ये भी आपको याद रखना है। भारत में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था दोस्तों जो ब्रिटेन से ली गई थी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, वो लोकसभा यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी आपको तथ्य याद रखना है। अब कैसे उत्तरदायी होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था शायद। दोस्तों आपका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है ये कि उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे कि जो आपको पता है ना कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं? अगर हम 552, ठीक है, इस समय है 500, ओनली 500, सॉरी 550, इस समय 550 हैं। कैसे? क्योंकि 2 सदस्य जो आप आंग्ल भारतीय होते थे उनको हटा दिया गया है 126वें, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत दोस्तों उनको हटा दिया गया है। तो इस समय मैक्सिमम 550 बचे, और जो न्यूनतम यानी वर्तमान में सदस्य संख्या दोस्तों आपकी इनकी लोकसभा की, तो वो आप कह सकते हो 543 है। ठीक है, क्योंकि 2 जो पहले 45 थी, 2 आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त करता था लोकसभा में, अब वो हटा दिए गए हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है दोस्तों, और तो दोस्तों इसके सदस्य सोचते हैं सांसद, तो सांसद ही मंत्री बनते हैं। आपको पता है ना कि जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो मतलब जो राष्ट्रपति को लिस्ट देता है मंत्रियों की, तो मतलब जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के सामने अपने शपथ गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ लेते हैं। तो दोस्तों अगर क्या कहते हैं कि ये जो सदस्य होंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं से चुन करके यहाँ ये जाते हैं।
ठीक, तो इसके उत्तरदायी होंगे। अगर आपके मंत्रिपरिषद भंग हो गई, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद मतलब जो है राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, प्रधानमंत्री कहता है जब तब राष्ट्रपति भंग कर देता है, तो आपकी ठीक है लोकसभा भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यानी संसद भी उस समय मतलब जो है भंग, यानी लोकसभा भंग तो ये मंत्रिपरिषद भी भंग, यानी मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा की अगर अगर बात करें सदस्यों की दोस्तों, तो इसमें 250 मैक्सिमम होते हैं और वर्तमान में 245 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो इसके सदस्य चुने जाते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये राज्य की विधानमंडल जो होते हैं, ठीक है, राज्य की जो विधानसभाएं होती, विधानमंडल होता है ना, उसका एक सदन होता है विधान, ठीक है, सभा। विधानमंडल का जैसे कि आपका केंद्र में संसद होती है तो वहाँ विधानमंडल होती है, राज्य में विधान, तो उसका एक सदन होता है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है जिसका, उसका नाम है दोस्तों आपका विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, जैसे विधानमंडल होता है तो उसको एक सदन विधानसभा हो गया और दूसरा विधान परिषद हो गया। ठीक है, विधान परिषद, ठीक, और तीसरा आपका राज्यपाल हो जाता है विधानमंडल में। तो दोस्तों जो विधान सभा होती है, राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्य इलेक्ट होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, आपके अप्रत्यक्ष रूप से सेम उसी तरह। ओके दोस्तों, ये तथ्य आपको याद रखना है। ठीक, मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो तीन तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं आपके कैबिनेट, और फिर मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद आपके राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, तीन तरह के मंत्री होते हैं, आपको ये तथ्य भी याद रखना है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। ठीक, अब वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र के दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, ये आपको याद रखना है। वास्तविक, ये आपके संसदीय शासन व्यवस्था में भारत में ये है। तो दोस्तों जो आपकी वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है, क्योंकि सारा काम यही करते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका आपकी राष्ट्रपति होती है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ जो है ये मतलब जो है मोहर लगाते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की अगर बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 में आपकी न्यायपालिका है जो संविधान का सर्वोच्च व्याख्याता है, यानी मतलब संविधान को यही सर्वोच्च व्याख्या करता है संविधान की। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्याख्या करता है। ठीक है, यानी मतलब सारी चीज़ें इसी में हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी मतलब जो है इसमें क्या होता है कि अगर दोस्तों कोई कानून है, ठीक है ना, जो कोई व्यक्ति उसका उल्लंघित कर देता है तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है, तो है ही है। अगर सपोज दैट कि कोई कानून बन गया है, ठीक, और जो है ये आपकी संसद जो संविधान में वर्णन है उससे मतलब इतर जा कर के कानून बनाती है, ठीक, तो आपकी न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत दोस्तों आपकी न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। यानी संविधान से इतर, यानी संविधान से बाहर जाकर के अगर कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका संसद के कानून को अवैध घोषित कर देती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ऐसी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं दोस्तों। और देखिए, और आगे बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एनालिसिस वीडियो है, पूरी चीज़ें हम नहीं बता सकते। अन्य वीडियो पर हम बता देंगे। हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, आप उनको जा करके देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित तथ्य था, आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था, 46वां संशोधन पूछा गया था। तो आपको बता दें 46वां संशोधन जो हुआ था 2002 में, वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ये आपका 46वां संशोधन 2002 में हुआ था दोस्तों। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात करता। RTE 2009 भी यही बात करता है, आपको पता ही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पश्चात दोस्तों यही जो शिक्षा का अधिकार है इसको अनुच्छेद 21 का में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना। 21 में दोस्तों, अनुच्छेद 21 में क्या है आपको पता होगा, ये जीवन का अधिकार है। ये भी आपका एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। संशोधन संबंधित कुछ तथ्य हम आपको बताए दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, भारत में अगर बताएं हम 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, तो 20 भाग किस भाग में है, संविधान संशोधन 20वें भाग में है, और ये 368 अनुच्छेद में है, ये भी आपको याद रखना है। 3 प्रकार से संशोधन होता है। एक का साधारण विधि से होता है, राज्यों का निर्माण जैसे हो गया, इसी विधि से होता है साधारण
और एक विशेष बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत से होता है दोस्तों, और एक संसद के विशेष बहुमत से और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। जो संघीय कानून बनाते हैं उससे संबंधित जो भी संशोधन किया जाता है इसी के तहत किया जाता है। और जो आपका ज़्यादातर संशोधन पूछा गया है तो आपका 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपको पता हो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की, ठीक है, सिफारिश के अनुसार दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बाद में 11वां जो आपका मूल कर्तव्य है दोस्तों, 46वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो आपका ये भाग, ठीक है, पहले भाग देख लीजिए। भाग 4 के का में है। नीति निर्देशक तत्व तो आपके भाग 4 में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए थे, तो ये रूस के संविधान से लिए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। और 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, 3 शब्द, ठीक है, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना आपको पता है ना, प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। हम भारत के लोग, हम ये वाला है ना प्रस्तावना में, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र बनाने के लिए। ठीक है, तो ये शब्द 3 जो इस समय 88 शब्द हैं प्रस्तावना में, पहले 85 थे, अब 88 शब्द हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता प्रदान की गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत। नीति निर्देशक तत्व तो आपको हमने बता ही दिया कि 36 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद तक हैं और आपके भाग 4 में है, आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इनको इनकी बाध्यता नहीं होती है कि मतलब जो इनको माना सरकार लागू ही करे। मतलब ये न्यायिक योग्य नहीं होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये न्यायिक योग्य नहीं है होते हैं, मतलब ये सरकार जो होती है, आपकी राज्य जो होती है, बाध्य नहीं कर सकती इनको, मतलब जो है आपको मानने के लिए। ठीक है, ये भी तथ्य आप याद रखिएगा। ओके, ये राज्य सरकार आप जैसा चाहे वैसी चीज़ें इनमें बना सकती है। ये राज्य सरकार संबंधित है। इसके पश्चात आपका दोस्तों ये 44वां संशोधन भी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, 42वें संशोधन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन हमने लिखा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपकी देखिए अनुसूचियाँ थी ना, 7वीं अनुसूची थी। 7वीं अनुसूची में आपकी विषय 3 विषय शामिल है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। जो संघ सूची है उसमें इस समय 101 विषय हैं, 100 विषय हैं। ठीक है, पहले 97 थे। और जो राज्य सूची में है 66 विषय हैं इस समय। इस समय मतलब पहले 66 थे, इस समय 61 विषय हैं। ठीक है, और आपके समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे। अब आपको बताते हैं, जो पहले 66 विषय थे राज्य सूची में ना, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़ दिए गए हैं, जो 47 से 52 हो जाती समवर्ती सूची के विषय। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। इसके पश्चात 44वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, अब इसके पश्चात दोस्तों 44वां संविधान संशोधन आपका आंतरिक अशांति की के स्थान पर सैन्य विद्रोह संबंधी। आपको पता है ना, आपातकाल कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है ना, जो सैन्य विद्रोह संबंधित होता है। पहले इसमें आंतरिक अशांति शब्द वर्णित था, लेकिन ये 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा करके सैन्य विद्रोह कर दिया गया है। एक राष्ट्रीय आपात हो गया जो 3 बार अभी तक लगा है। 1971 हो गया, 1975 हो गया और 1961 में शायद 3 बार ये लागू हुआ था। ओके, ये आपको याद रखना। नहीं, 1971 हो गया और 1975 हो गया और 1977, ये शायद 3 है। आप याद कर लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके पश्चात दोस्तों हम बता रहे थे इसी के बारे में ना। हाँ, एक राष्ट्रीय आपात हो गया, 3 बार अभी तक लागू हुआ राष्ट्रीय आपात। और एक होता है राष्ट्रपति शासन होता है दोस्तों। और राष्ट्रीय आपात दोस्तों आपका अनुच्छेद 300, ठीक है, 52 में है, अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन 356 में है। और इसके पश्चात दोस्तों आपका आता है
वित्तीय आपात। जो वित्तीय आपात है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 360 में अभी तक ये लागू नहीं हुआ वित्तीय आपात। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद 46वां संशोधन हो गया और 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था आज। तो ये 2001 में हुआ था। लोकसभा सीटों को 2026 तक, ठीक है, बढ़ा दी गई थी। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके पश्चात जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में लागू हुआ था। आपका इस पंचायत राज्य व्यवस्था संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन, ये नगरीय पंचायत से संबंधित है, ठीक है, नगर निकायों से संबंधित है, ठीक है। आपको याद होगा कि भाग 9 में, ठीक है, पंचायत है आपका, ग्राम पंचायत है, और भाग 9 के क में आपका, ठीक है, नगर पंचायत है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो आपकी अनुसूची, 11वीं अनुसूची आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक। और जो इसमें शायद 29 विषय हैं। और जो आपकी 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत यानी नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपके 18 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये तथ्य पूछा जाता है। इसके पश्चात आपका जो 92वां संशोधन होता है, ये इसमें भाषा, अब आपको पता है ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ना। तो 22 भाषाओं में दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के तहत हुआ था, जब 2017 में जीएसटी को शामिल किया गया है, ये संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है, यानी ओबीसी का एक आयोग बनाया गया है। ये 338 के बा में बी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो 103वां संविधान संशोधन है, ये आपका ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, ठीक है ना, लोग हैं, उनके लिए आरक्षण प्रदान करता है, जो 2019 में लागू हुआ था। और अगर अमेंड बिल की बात करें तो 124वां बिल होगा। ये कौन सा बिल होगा, यानी संविधान संशोधन अधिनियम होगा आपका 124। लेकिन अगर संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 103वां संविधान संशोधन होगा। अगर हम बात करेंगे संविधान संशोधन अधिनियम की, ठीक है, अधिनियम, देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। संविधान संशोधन, ठीक है ना, अलग चीज़ है। संविधान संशोधन नंबर की अगर बात करेंगे 103 होगा। संविधान संशोधन अधिनियम यानी बिल कब बना, कौन सा है, तो 124वां बिल है ये। और इसके पश्चात आपका 104वां जो बना था, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, 126वां, ठीक है ना, ये बिल है। तो ये भी आपको याद रखना है 2020 में। इसमें जो है ST के जो आरक्षण है उनको बढ़ा दिया गया था। एंग्लो इंडियन का जो मतलब जो है क्राइटेरिया था, निश्चित था, वो हटा दिया गया है अब। यानी अब जो है इनको नहीं नॉमिनेट किया जाएगा। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है आपका राष्ट्र। ओके दोस्तों, इसके पश्चात क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, ये तो संविधान संबंधित क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। किस किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन ग्रहों से, देखिए हमने बताया था ना, आप ग्रहों से पढ़ के जाइए, ग्रहों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो 8 ग्रह हैं, आपको पता होगा। तो दोस्तों आपके शनि में 7 छल्ले पाए जाते हैं ना, आपको पता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, आपको याद होगा। शनि में दोस्तों 7 छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले का मतलब ये होता है कि जो मतलब ग्रह है, ग्रह के चारों तरफ ये जो धूल कण और जो मतलब जो है ये घूमते रहते हैं ना, वो छल्ले होते हैं। बृहस्पति में इसी तरह के छल्ले पाए जाते हैं, अरुण में भी पाए जाते हैं, वरुण में भी पाए जाते हैं। ये आपको, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और अरुण और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो सीधे घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ओके, बाकी सब ग्रह उल्टे घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और वरुण में दोस्तों इसमें हरा ग्रह भी इसे कहा जाता है। ये सबसे लास्ट में नेपच्यून जिसे कहा जाता है, इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा, पीला ग्रह, गर्म ग्रह, ठीक है, ये सारे ग्रह इसका नाम है। लाल ग्रह आपका मंगल को कहा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए हमने सोचा बता दें। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस में है, तो बृहस्पति में है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। ये तथ्य आप याद रखिए। और बाह्य ग्रह पूछे जाते हैं, तो बाह्य ग्रह आपके दोस्तों बृहस्पति है, ठीक। बृहस्पति के बाद शनि होता है, शनि के बाद अरुण होता है, फिर वरुण होता है। यानी ये 4 जो है बाह्य ग्रह हैं, ठीक है, यानी ठीक है ना। यानी अब जो अंदर के ग्रह हैं तो आपको पता ही हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है, अब पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक। ये आपको याद रखना, क्रम भी यही होता है।
हमारे अतीत से क्या अभिप्राय है, तो आपको पता है इसके बारे में अच्छे से ही, हमारा अतीत क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। आपका चैप्टर है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में। नदी मुहाने पर बनाती है, मतलब नदी का जो मुहाना होता है उसको क्या कहा जाता है, शायद इससे ये आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा नदी से, ठीक है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर दोस्तों इस्चुरी बनाती है, ज्वार नद, जिसे ज्वार नद मुख कहा जाता है। बिंद एवं सतपुड़ा के बीचों बीच से एक मतलब भ्रंश घाटी है, उसके बीचों बीच से बहती है दोस्तों, इसीलिए ये भ्रंश घाटियों से बहती है। जो भी भ्रंश घाटी से नदी बहेगी वो हमेशा अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाएगी। दोस्तों मैकाल पर्वत है ना, मैकाल पर्वत में अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलती है। अब ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी है, यानी प्रायद्वीप दोस्तों आपका नीचे होता है, इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जो प्रायद्वीप में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये आपकी कौन, नर्मदा नदी। इसके बाद दोस्तों जो एस्चुरी बनाती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी बनाती हैं, नर्मदा ताप्ती। एक आपकी दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी बनाती है, आपको इसको भी याद रखना है, दामोदर भी। इसके पश्चात दोस्तों जो आपकी दक्षिण की ओर नदियाँ बहती हैं, दक्षिण की ओर, वो हमेशा डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हमेशा डेल्टा बनाएंगी, जैसे गोदावरी हो गए, कृष्णा हो गया, ठीक है, ये सारी नदियाँ हो गई, महानदी, ये सब डेल्टा बनाती हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है। गोदावरी को मतलब दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे प्रायद्वीपीय मतलब जो दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे तथ्य आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे चलते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लगेंगे तो जीएस बहुत बड़ा है। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, ये मंडल से पूछा गया था क्वेश्चन कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है, आपको पता है। ओजोन क्षरण की घटना आपको पता है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको याद रखना है, O3 होती है दोस्तों। जो CFC एक गैस होती है ना आपकी, जो ठंडी ठंडी चीज़ों से निकलती है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इसमें क्लोरीन पाई जाती है। CFC में क्या पाई जाती है, क्लोरीन। तो क्लोरीन दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है, यानी CFC गैस ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो समताप यानी जो वायुमंडल है, तो उसमें आपको बता दें हम उसके मंडल, तो आपका अगर नीचे से देखोगे, ठीक है, तो आपका पहला आएगा दोस्तों क्षोभ मंडल आएगा। पृथ्वी के जो मंडल है दोस्तों, तो उसमें पहला आएगा क्षोभ मंडल। तो ये आपका ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊंचा है और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। इसमें जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं इसी में घटित होती हैं, बादल, मौसम बनना, ये सब। और यहाँ पर दोस्तों 175 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री तक घट जाता है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद समताप मंडल आता है, ये मौसम इस समय जो है घटता है, यानी मतलब बराबर रहता है, ना तो ज़्यादा ना तो बराबर, सॉरी ना तो कम, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर तक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसी में आपको ओजोन परत पाई जाती है, ओके, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों आपका मध्य मंडल होता है, इसमें उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं। उल्कापिंड हमने बताया था ना आपको कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो, ठीक है ना, वो होते हैं, पट्टी बनी होती है, आपके उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहीं 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 नहीं, ये उल्कापिंड अलग है, वो क्षुद्र कहाँ है, हाँ याद आ गया, देखिए हाँ याद आ गया। जो मंगल, हाँ ये आप याद रख लिए, आपको बता भी देते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो दोस्तों आपकी एक पट्टी पाई जाती है, वो क्षुद्र ग्रह है। कैसे ग्रह है वो, क्षुद्र ग्रह है। और उल्का पिंड क्या होते हैं कि ऊपर जैसे जाते हैं तो ये मतलब जो जल उठते हैं, नहीं आपने देखा होगा कभी कभी कि कोई लाइन जाती हुई जलती है, तो वो आपकी उल्का पिंड है, ये जलने लगते हैं। हाँ, तो इससे संबंधित है, आप याद रखिएगा। अभी देखिए हमें तुरंत याद आ गए, बताते बताते कोई चीज़ मतलब इधर उधर हो जाती है। हालांकि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है हमारी एक गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि आप हमें फॉलो करते हैं, इसलिए हम जो भी चीज़ें बताते हैं तथ्य के साथ बताते हैं। आप उनको जा कर के देख भी सकते हो, हम आपको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात आपका वायुमंडल आता है, तो इसमें आयन मंडल भी इसको कहा जाता है। आयन का मतलब क्या होता है, आयन मतलब आग। तो जहाँ मतलब ज़्यादा यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है, यहीं से तापमान, अभी तक देखिए तापमान घटता था, यहाँ तक मध्य मंडल तक तापमान घटता है, लेकिन आपका वायुमंडल, इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। यहाँ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर जो संचार उपग्रह जितने भी स्थापित किए जाते हैं आपके वायुमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। रेडियो संचार हो गए, संचार उपग्रह इसी में स्थापित किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों आपका बहिर्मंडल है, तो बहिर्मंडल आपका ये 640 किलोमीटर के ऊपर होता है दोस्तों। इसी में अरोरा ऑस्ट्रियालिस जो दक्षिण में होता है, दक्षिण, ठीक है, और
एक होता है ऑरोरा बोरियालिस, तो ये घटनाएं इसमें घटती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाइस हो गए तो दक्षिण में होगा, ये दक्षिण में हो जाएगा और ये उत्तर में हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसके पश्चात दोस्तों आपको आज को जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु पूछी गई थी। तो आपको हमने हर वीडियो में बताया है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी एक मिनट, पृथ्वी को अच्छे से बना दें। हाँ, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में आपकी पता होगा जो पड़ी रेखाएं होती हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जाती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जो 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको आपको आप क्या कहोगे, भूमध्य रेखा कहोगे, भूमध्य रेखा कहोगे, यानी इसको आपको इक्वेटर भी कह सकते हो, विषुवत रेखा पर कह सकते हो। दोनों रेखाएं मतलब कई नाम है, 3 नाम है इसके, तो तीनों नाम से आप पुकार सकते हो। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, बीच की दूरी समान होती है, आपकी भी याद रखना है। और आपकी विषुवत रेखा में सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, यानी इसलिए दोस्तों यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है। आपका विषुवत रेखा से लगी यहाँ उत्तर हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों आपका जो आपके उत्तर में होता है ना, ये उत्तर में 23.5, ठीक है ना, 23.5 डिग्री पर दोस्तों आपका कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा होती है जो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, हमने इसका ट्रिक भी बताया है। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, हमने बताया था ना गमछा झार मित्र पर, ठीक है ना, गमछा झार मित्र पर, ये आपको हमने कई बार बताया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो नीचे होती है, नीचे 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है, ठीक है, उसको मकर रेखा कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मकर रेखा। मकर रेखा के नाम से जानी ही जाती है वो, ठीक है। 23.5 मतलब दक्षिण की तरफ 23.5 मकर रेखा होती है, और उत्तर की तरफ 23.5 आपकी कर्क रेखा होती है, ठीक है दोस्तों, जो भारत को 8 राज्यों से काटती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो दोस्तों जो आपका ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है। ये मानसूनी यानी पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 200 से 50 से ऊपर ही बारिश होती है, सेंटीमीटर से ऊपर ही बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ क्षेत्र होता है दोस्तों, सवाना क्षेत्र होता है, सवाना रीजन भी कहा जाता है, शुष्क रेगिस्तानी रीजन भी कह सकते हो आप। या कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपको ये भी तथ्य याद रखना है। और सूर्य लंबवत यहाँ चमकता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हम आपको, ठीक है ना, एक अन्य वीडियो पर बता देंगे। पूछा गया था क्वेश्चन कर्क मकर रेखाओं के विषुव से, क्वेश्चन शायद नहीं 22 दिसंबर से क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। कर्क संक्रांति यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उस समय कर्क संक्रांति होती है 21 जून को दोस्तों। इस समय जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अब यहाँ पर देखो, ठीक, मकर जो आपकी अभी देखिए 14 जनवरी को भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक। तो इस समय देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठंडी पड़ती है, ठीक, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है जो आपका दक्षिण होता है, मकर रेखा में सूर्य लंबवत चमकता है, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक। मकर रेखा में सूर्य लंबवत इस समय चमकता है, इसलिए वहाँ पर मतलब जो है क्या होता है, गर्मी होती है दक्षिणी की तरफ, और जो भारत उत्तर की तरफ है, आपको पता ना भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर जो है ठंडी होती है। ओके, कर्क रेखा पर सूर्य इस समय लंबवत नहीं चमकता। जब सूर्य यहाँ लंबवत चमकता है 21 जून में, देखिए गर्मी पड़ती है ना उस समय, तो यहाँ कर्क संक्रांति होती है 21 जून में, जब यहाँ पर क्या कहते हैं कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है। इसके पश्चात दोस्तों आपका विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत चमकती है तो उसको विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। इस समय दिन रात यहाँ बराबर होते हैं, ठीक है ना, इस समय दोस्तों दिन रात बराबर होते हैं। आपको बता दें जो आपके विषुवत रेखाएं हैं वहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे की रात दिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर अन्य जगहों की बात की जाए दोस्तों, तो 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च को बसंत विषुव जिसे कहा जाता है, इस समय भी दिन रात बराबर होते हैं। देखिए 21 मार्च के बाद बसंत ऋतु आती है भारत में, तो ये आपको मौसम बहुत सुहाना होता है। 23 सितंबर इस समय सर्द होती है, ठंडी होती है, तो शरद होती है, तो ये बेहतर था, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा गया था। इस समय मतलब आपको पता होगा कि सबसे पहले मनुष्य ने
जानवर को पालतू बनाना शुरू कर दिया था और कुत्ते को पालतू बनाया था, फिर भेड़ को पालतू बनाया था। तो इससे संबंधित एक हमने डिटेल में वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नवपाषाण काल, देखिए पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मतलब जो है स्थायी जीवन प्रारंभ कर देता है मनुष्य, और इस समय कृषि भी स्टार्ट कर देता है, ये भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में सारे तथ्य पूछे गए हैं। इसके बाद जो दोस्तों जो आपके हिंदी में मूल्यांकन नहीं, आपका सीडीपी में मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हमने अपने कल का जो वीडियो था उसमें अपलोड किया है, इसको डिटेल में हमने बताया है, और उसका भी नीचे हम मेंशन कर देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं मूल्यांकन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके ये बंद मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपके, जो आपको विचारों की स्वतंत्रता होती है, जिसमें वन वर्ड वाले होते हैं, मतलब विस्तृत क्वेश्चन होते हैं। बंद अंत वाले जिसमें सीमित उत्तर वाले विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती, जैसे बहुविकल्पी हो गए, 4 विकल्प होंगे, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कोई विचार नहीं काम करता। सत्य असत्य मिलान, ये सब हम कल बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रकार रचनात्मक योगात्मक होता है। रचनात्मक में दोस्तों जब ये अधिगम होता रहता है उस दौरान होता है, और योगात्मक मतलब अधिगम के बाद, यानी जैसे कि मतलब जो है बच्चे का मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है जब अधिगम हो चुका होता है, बच्चा सीख चुका होता है। और इस मूल्यांकन के प्रतिमान से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सीखने के लिए अधिगम होता है, जब सीख रहा है बच्चा उस समय सीखने के लिए अधिगम होता है, तो वो आपका आकलन होता है। कैसा आकलन? रचनात्मक आकलन होता है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन या मूल्यांकन को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। और दोस्तों आपका जो सीखने का आकलन होता है उसे योगात्मक आकलन कहा जाता है, और सीखने के रूप में आकलन में स्व आकलन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।